प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में जानेंगे। नमस्कार। जोहार। अशोक जी, आज हम लोग वर्ग 8 के फसल उत्पादन एवं प्रबंध विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सजीव या जितने भी जीव हैं सभी भोजन ग्रहण करते हैं और इस भोजन से उन्हें ऊर्जा मिलती है। उसके कार्य करने के लिए, श्वास लेने के लिए इत्यादि सभी कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इनमें चाहे वह पेड़ पौधे हों या जंतु, सभी अपना भोजन लेते हैं। लेकिन जंतुओं का ऐसा व्यवस्था है कि जंतु पेड़ पौधों से अधिकांश भोजन प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस भोजन से उन सजीवों को शरीर की वृद्धि करने में, उसकी सुरक्षा करने में और उसके रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। अशोक जी, आप यह बताने का कोशिश करें कि फसल का प्रारंभ कब हुआ? जी कुंडू जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आज से 10,000 साल लगभग पहले जब लोग घुमंतु हुआ करते थे, वे समूह में विचरण किया करते थे और फल और कच्ची सब्जियां खाया करते थे तथा जानवरों का शिकार करते थे। समय के साथ साथ वो धीरे धीरे चावल, गेहूं आदि का उत्पादन करने लगे और वहीं से कृषि का प्रारंभ हुआ। अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उन्होंने खेती प्रारंभ कर दी। हम देखते हैं कि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के फसलें उगाई जाती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कुंडू जी। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। फसल, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे मकई की फसल। यहाँ एक ही किस्म के पौधे होने चाहिए खेत में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तब उसे हम लोग कहते हैं फसल। एक तरह के पौधे, जैसे धान की खेती होती है तो उस इलाके में पूरे धान की ही खेती होती है तो उसे हम लोग कहते हैं फसल। मौसम के अनुसार फसल के प्रकार। मौसम के अनुसार फसल 3 तरह के होते हैं: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। आइए देखते हैं खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल, इसकी बुआई वर्षा ऋतु में होती है। माह जून से जुलाई तक इसकी बुआई हो जाती है। इसकी जब कटाई होती है, यानी जब हमारा फसल तैयार हो जाता है, हमारे फसल पक जाते हैं, तो कटाई होती है अक्टूबर माह से लेकर दिसंबर तक। और इस फसल के उदाहरण है आपके धान, मकई, सोयाबीन, कपास। ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। दूसरा है रबी फसल, जो कि शीत ऋतु में यानी जाड़े की ऋतु में लगाया जाता है।
ये करीब करीब अक्टूबर माह में लगा दिया जाता है और इसकी कटाई पकने के बाद मार्च से शुरू हो जाती है और मार्च के बाद भी कभी कभी चलती है। इसके उदाहरण हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी, जिसे तीसी भी कहते हैं। तीसरा है जायद फसल। जायद फसल जो कि गर्मी की ऋतु में लगाए जाते हैं, ये मार्च से जून तक लगाए जाते हैं और तैयार होने पर इसकी कटाई की जाती है। इसके उदाहरण हैं खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज इत्यादि। अशोक जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को समझाया कि मौसम के अनुसार 3 प्रकार की फसलें होती हैं। एक रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। हम जानते हैं कि शरीर के लिए 3 प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। एक कार्बोहाइड्रेट वाला, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और खनिज लवण से युक्त भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। अच्छा कुंडू जी, तो क्या पोषक तत्व के आधार पर भी फसलों को बांटा जा सकता है क्या? जी हाँ, पोषक तत्वों के आधार पर भी फसलों को बांटा जा सकता है। उसमें से एक है कार्बोहाइड्रेट युक्त जो फसल होती है, जैसे धान, गेहूँ, मकई, बाजरा, मड़ुआ, ये सभी जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल हैं। दूसरा प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल भी होते हैं, जैसे दाल, सभी तरह की दालें। और तीसरे तरह की हैं जो खनिज लवण की बात हम लोग करते हैं। वो खनिज लवण जैसे साग सब्जियों में, हरी सब्जियों में हम लोगों को ये पाया जाता है, मूली, गाजर, टमाटर, इन सभी चीज़ों में। इसके अलावा वसा से युक्त भी कुछ भोजन या फसल होती हैं। इनमें से तिलहन वर्ग के जो फसल हैं, जैसे सरसों, मूंगफली, ये सभी जो हैं ये वसा प्रदान करने वाले फसल होते हैं। अच्छा कुंडू जी, एक सवाल और बताइए कि कुछ ऐसे भी फसलें होती हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं तथा हमारे शरीर के रख रखाव में मदद करती हैं? बिल्कुल। जो विटामिन युक्त जो फसल होती हैं, जो अनाज होते हैं, जैसे फल, पपीता, केला में विटामिन ए, पपीता में विटामिन ए और सी, नींबू, संतरा, इन सभी चीज़ों में विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें भी खनिज लवण के अतिरिक्त विटामिन भी पाया जाता है। जैसे पालक की बात अगर करें तो पालक में विटामिन ई पाया जाता है। इस तरह से ये शरीर की सुरक्षा के साथ साथ प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। जी कुंडू जी, आपने सही बताया। इसके अलावे भी मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। 2 फसलें और होती हैं। एक फसल जिसे हम लोग चारा फसल कहते हैं, जो जानवरों के चारे के लिए उगाई जाती हैं। उसमें बरसीम है, सूडान घास है, जई है, इनके पौधों को उगाया जाता है। दूसरा फसल है जिसे हम रेशेदार फसल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में फाइबर क्रॉप्स भी कहा जाता है। जैसे जूट हुआ, जिसे हम लोग पटसन भी कहीं कहीं कहते हैं, उससे रेशे निकाले जाते हैं। कपास हैं, ये फसलें रेशे के लिए उगाई जाती हैं। एक सवाल मेरे मन में आ जा रहा है कुंडू जी यहाँ पे कि हमारी आबादी दिनानुदिन बढ़ते जा रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जबकि भूमि सीमित मात्रा में है? राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की आबादी 121 करोड़ थी और अभी के हिसाब से यह 130 करोड़ से भी अधिक हो गई है। फिर भी
हम लोगों के देश में भोजन की कमी नहीं है, सभी लोगों को भोजन मिल रहा है। जबकि आपने जैसा कहा कि ज़मीन सीमित है। एक बात है कि हमारे देश में 70% लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। जी। इसके अलावे आप देखे होंगे कि आज पौराणिक विधियां या जो ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं उनको छोड़कर या उनके अतिरिक्त अभी नई पद्धतियां शुरू की गई है, जिसको वैज्ञानिक पद्धतियां कहते हैं। जी हाँ। जैसे उर्वरक के रूप में, या जो कटाई, बुआई, निराई के रूप में जो मशीन का उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए अभी जो पद्धतियां हैं वो वैज्ञानिक पद्धतियां ये अपनाई जा रही हैं। क्या आप बताएंगे अशोक जी कि ये पद्धतियां कौन कौन सी हैं? जी हाँ, इसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं, जिस बुआई से लेकर भंडारण तक के जो क्रियाकलाप की जाते हैं या कार्य किए जाते हैं, इन्हें ही हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं और ये वैज्ञानिक विधि से की जाती है। आइए इसे विस्तार से हम लोग समझते हैं। कृषि पद्धतियाँ किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप या कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। यहाँ किसान द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्यों को कृषि पद्धतियों का नाम दिया गया है। उसमें जैसे यदि मिट्टी की तैयारी किसान कर रहे हैं और अनाज का भंडारण तक, इसके दौरान जो भी कार्य किए जाएंगे वो सारे क्रियाकलाप कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी प्रकार के फसलों के लिए किया जाता है, इसलिए इसे आधारिक फसल पद्धतियाँ भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि कृषि पद्धतियाँ व्यवस्थित क्रम में किस रूप में होती हैं। सबसे पहला काम होता है किसान जो करते हैं, आपने देखा भी होगा, मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी क्यों की जाती है? मिट्टी की तैयारी इसलिए की जाती है कि हमारी फसल अच्छी हो, मिट्टी हल्की हो, उसमें बीजों को ज़्यादा उर्वरक मिले, वायु मिले और उनकी वृद्धि हो सके, इसलिए मिट्टी की हम तैयारी करते हैं। उस मिट्टी को पोला किया जाता है, मतलब मिट्टी के उलट पुलट करने की क्रिया को हम लोग मिट्टी का पोला करना भी कहते हैं। उसके लिए हल से मिट्टी को पोला किया जाता है। ट्रैक्टर से भी आजकल आधुनिक परंपरा में किया जा रहा है। पहले तो पारंपरिक रूप से हल बैल का उपयोग किया जाता था, अभी वर्तमान में ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी को पोला किया जाता है। यह हुआ हमारा मिट्टी की तैयारी। उसके बाद दूसरा चरण आता है बुआई, बीजों की बुआई। आपने देखा होगा कि लोग पहले हाथ से परंपरागत रूप से बीजों को लगाते थे और उसके बाद धीरे धीरे हल में भी बीजों को एक प्रकार का औजार हुआ करता था, जिसके द्वारा लोग हल में बीजों को डाल करके और उसके दानों को भी लगाया करते थे। तो बीजों की बुआई जो हम खेतों में कहते हैं वो बुआई कहते हैं। तीसरा बिंदु है हमारा सिंचाई। सिंचाई में पौधों को पानी दिया जाता है ताकि पौधों की वृद्धि होती रहे। चौथा है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा में आप देखते होंगे कि जब कुछ अनावश्यक घास फूस खेतों में आ जाते हैं तो उसको हटा दिया जाता है ताकि हमारे पौधे बेहतर ढंग से बढ़ें। उसको हम लोग साधारण भाषा में निकाई भी कहते हैं। खरपतवार से सुरक्षा के लिए एक निकाई का भी काम किया जाता है। पांचवा बिंदु है हमारा खाद एवं उर्वरक देना। फसल के उत्पादन की वृद्धि के लिए हमें खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। जब हमारा फसल तैयार हो जाता है तो हम अंत में करते हैं उसकी कटाई। आजकल पहले हम लोग परंपरागत तरीके से भी करते थे, हंसुआ से भी कटाई की जाती है। आजकल कटाई की मशीनें भी आ गई हैं और जब हमारे यहाँ जब फसल तैयार हो जाता है, कटाई हो जाती है,
तब हम फसलों का भंडारण करते हैं ताकि हम अधिक से अधिक जनसंख्या को अनाज उपलब्ध करा सकें, इसलिए हम फसलों का भंडारण करते हैं। अशोक जी, जी आपने अभी जो बताया बहुत ही विस्तार से, और हमको लग रहा है कि सभी बच्चे इन बातों को भली भांति समझ गए होंगे। अच्छा कुंडू जी, ये बताइए कि अच्छी फसल के लिए सही बीजों का चयन भी जरूरी है क्या? बिल्कुल सही। कृषि के लिए बीजों का अच्छा होना भी, उत्तम बीजों का होना भी जरूरी है। जिस प्रकार आपने बताया कृषि पद्धतियों के बारे में, वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में, आधुनिक पद्धतियों के बारे में, और पुराने जो हमारा ट्रेडिशनल या पौराणिक विधियां हैं उनके बारे में, लेकिन केवल वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाकर हम फसल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं सही मात्रा में। इसके लिए बीजों का अच्छा होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पद्धतियाँ। इसलिए वैज्ञानिक आजकल उत्तम किस्म के बीजों का भी आविष्कार कर रहे हैं, और हमारे पास जो बीज होते हैं उनका भी चुनाव हमें सही ढंग से करना चाहिए। सही ढंग से हम बीजों का चुनाव कैसे करें, आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ये देखिए, अलग अलग तरह के 4 तरह के हम लोगों ने बीजों को लिया। दिख रहा है जिसमें धान है जी, काबुली चना है, जी हाँ, और ये सेब एप्पल के बीज है। अच्छा जी, हाँ, और वो चने का बीज है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जिस बीज को हमको खेत में रोपने की आवश्यकता होगी, उन बीजों को ले करके उसकी जांच करते हैं कि सही में ये बीज उत्तम क्वालिटी किस्म के हैं या नहीं। अच्छा, तो इसके लिए ये धान से हम लोग शुरू करते हैं। ये धान को लेते हैं पानी में, ये इस तरह से, अब देखिए इसमें धान जो है, कुछ बीज नीचे चले गए, पानी तनी हाँ, में चले गए और कुछ ऊपर तैर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर तैर रहे हैं वे बीज उगने वाले नहीं हैं। अच्छा, ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग इसकी जांच करते हैं। जो धान डूब गया जी, उससे पौधा निकलेगा, जी, लेकिन जो तैर रहा है उससे वह पौधा उत्तम किस्म का बीज नहीं है। इस तरह से हम लोग जांच करते हैं। बड़े अच्छा, मैं करके देखूं हाँ, क्या? चना को देखिए आप। मैं इसे डाल रहा हूँ, इसमें डालूं? तो सारे डूब जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, देखिए नहीं डूब हाँ, ये डूब एक रहे है हैं तो डूब रहे हैं, अच्छे बीज हैं, जी, यही पहचान है। अगर डूब रहे हैं तो अच्छे बीज हैं, तैर रहे हैं तो वो बीज अच्छा, खराब है, फसल योग्य वो बीज नहीं है। तो इस तरह से ये आप देख रहे होंगे। अब देखिए, ये जो बीज है वह तैरने लगा है। इसका मतलब ये है कि वह बीज अच्छी किस्म की नहीं है, स्वस्थ बीज नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तैरे ही, कुछ तैर भी सकते हैं और कुछ डूब भी सकते हैं, या नहीं भी तैर सकते हैं। अगर अच्छी किस्म की बीज हुई तो वह तैरेगा नहीं। इस तरह से इसका हम लोग जांच करते हैं। इसको भी डाल के देखूं क्या? देखिए, ये तो सब के सब डूब गए। सारे इसका मतलब काबुली चना का जो बीज है वो बिल्कुल सही है। सेब को जरा इधर डाल के देखता हूँ। सेब के बीज में भी, इसमें भी एक बीज तैर रहा है ऊपर। तैर रहा है, तो वह बीज जो है फसल योग्य नहीं है, अर्थात उत्तम किस्म का वो बीज नहीं है। आपने बड़े अच्छे ढंग से ये हमें समझाया। तो ये बात हर कोई को जानना चाहिए। जी,
कि बीजों का चयन हम लोग कैसे करें। जब बीजों का चयन अच्छा हो जाएगा तो फसल भी अच्छी होगी, जी हाँ, है ना। जी हाँ। बच्चों, आपने एक क्रियाकलाप देखा जिसमें बीजों का चयन कैसे किया जाता है। स्वस्थ और बीज चयन शायद अब आप भी कर पाएंगे। अच्छा कुंडू जी, एक बात बताइए, बुआई के लिए कुछ बीजों की बुआई के लिए औजार की भी आवश्यकता होती है क्या? औजार की आवश्यकता तो होती है, लेकिन अगर हम लोग कहें तो यह औजार सीड ड्रिल कहलाता है। जी सीड ड्रिल और एक अपनी जो परंपरागत बुआई का काम होता है, जिसमें हम लोग छिड़काव या छिड़क देते हैं बीजों को जी हाँ, गीले खेतों में या सूखे खेतों में छिड़क करके। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि जैसे हल से जोत करके उसके ऐसे गिराया जाता है, जिसको बुनाई कहते हैं। तो ये बुनाई के बाद उसको करने के बाद क्या होता है कि उसको पट्टा चला दिया जाता है। आप अच्छा। देखे होंगे जी कि हल से पट्टा चलाया जाता है, जिससे कि बीज ढक जाते हैं। ढकने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि चिड़िया होती हैं, जी हाँ, तो वो चिड़िया जो है बीज को खा जाएंगी। इसलिए बीजों को मिट्टी से ढकना बहुत ज़रूरी होता है। और जो दूसरे एक तरह की है जिसको छिटका बुआई कहते हैं, अच्छा, उसमें क्या होता है कि देखिएगा कि मिट्टी बिल्कुल गीली होती है और उसमें धान या गेहूं जो भी हो उसको छिड़क करके उसमें, जिसको बीज- हम इधर क्षेत्रीय भाषा में बीड़ा रखना बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, बीड़ा रखना, हाँ, जी हाँ, जो बिचड़ा जिसको जी, बोलते हैं। बिचड़ा, यस। तो उससे क्या होता है, उसमें हाथ से वो छिड़क दिया जाता है और पौधे उगते हैं। इसमें भी आप देखिएगा कि खेत में एक डंटा गाड़ करके ऐसे अच्छा, अच्छा, एक लगाया जाता है, उसके ऊपर में एक घड़ा या कोई शर्ट वगैरह पहना दिया जाता है, ताकि चिड़िया को लगे इसका भी अलग अलग नाम है, बीजुका हाँ, भी कहते हैं कहीं कहीं, अच्छा, कुछ बीजुका। इलाकों- जी, उसका हिंदी में कुछ बीजुका लोग कहते हैं, अच्छा, कुछ चिड़िया भगाने वाले कहते हैं, हाँ हाँ, वही। बच्चे, तो वो रख दिया जाता है ताकि चिड़िया देख करके वहाँ नहीं आए। और ऐसे भी बीजों को इस तरह से बुआई करने के बाद ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाना चाहिए, जिससे कि बीज नष्ट नहीं हो, चिड़िया उसको खा नहीं जाए। इसलिए उसको ज़रूरी होता है कि बीजों को मिट्टी से ढके। अच्छा अशोक जी, जी एक बात बताइए कि इसकी उपज अच्छी होने के लिए जी लोग खाद डालते हैं, जी हाँ, खाद डालते हैं, और फिर एक जो उर्वरक, रासायनिक खाद जिसको हम लोग जी कहते हैं, जी जो दुकान से खरीद करके लाते हैं, जी हाँ, और एक जो हम घर में तैयार करते हैं गोबर उबर से। तो इस दोनों में क्या अंतर भी है कुछ क्या? जी हाँ, इसको खाद और उर्वरक से उत्पादन क्षमता की वृद्धि की जाती है, दोनों से वृद्धि होती है। लेकिन खाद जो होता है, जैसे सड़े पत्ते गले या गोबर खाद, उसको हम सामान्य रूप से खाद कहते हैं। और जो कारखानों में या फैक्ट्रियों में जिसका उत्पादन किया जाता है, उसे हम लोग रासायनिक उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया हो गया, फॉस्फेट हो गया, इस तरह के खादों को हम लोग उर्वरक कहते हैं। अच्छा, तो अच्छा कौन होता है, खाद या उर्वरक? अच्छा तो खाद ही होता है, उर्वरक से पैदावार तो बढ़ाया जा सकता है। हमारी आपने पहले भी कहा था कि आबादी को देखते हुए कैसे भोजन की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, उस हिसाब से आजकल उर्वरक तो डाल देते हैं किसान, लेकिन खाद बेहतर होता है यदि खाद को डाला जाए। बिल्कुल। और आजकल इसीलिए वर्मी कंपोस्ट का भी आपने नाम सुना होगा कि उस तरह के खादों का प्रयोग किया जा रहा है। गोबर खाद का प्रयोग ज़्यादा करने के लिए प्रचार किया जाता है। एक जैविक खाद भी खाद जी होता है। जी हाँ, तो मतलब खाद ज़्यादा उपयुक्त है खेत के लिए, ज़्यादा उपयुक्त है, स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा उपयुक्त है खाद। रासायनिक खाद डालने से
खेत की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है। इसका कारण जब मैंने पता किया तो यह पता चला कि उस उर्वरक में जो उसके न्यूट्रिएंट्स या पोषक हैं जी वह तो पौधों के द्वारा व्यवहार कर लिया लिया जाता है, जी हाँ लेकिन जो उससे अतिरिक्त जो पदार्थ उसमें मिला हुआ है उस रासायनिक उर्वरक में, वो मिट्टी में ही रह जाता मिट्टी में ही रह जाता है, है। जी हाँ। जिससे कि उसकी उर्वरा क्षमता कम हो जाती कम है। हो जाती है। मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है, हम्म, इसलिए वहाँ पर कभी कभी मिट्टी का उपचार किया जाता है हम्म, या फिर मिट्टी को पलटा जाता है, काट करके हटा जाता है, एक स्तर को काट के हटा भी दिया जाता है। खेत ऐसा से? मैंने भी खेत से। अच्छा अच्छा। तो ये उर्वरक और खाद या केवल मिट्टी, इसमें पौधा किसमें अधिक वृद्धि होती है, अर्थात उत्कृष्ट फसल किसमें होता है, इसके लिए एक क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग जानते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और आप भी इस क्रियाकलाप को अपने घर में भी कर सकते हैं। आइए तो देखते हैं क्रियाकलाप 2। इस क्रियाकलाप के लिए 2 बर्तनों में 2 पौधे लगाए गए और दोनों पौधे को एक ही समय में और एक ही तरह के वातावरण में रखा गया। करीब 1 सप्ताह तक इन्हें रखा गया और इस तरह से पौधे बने। अच्छा अशोक जी, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ, अंतर तो दिखाई पड़ रहा है। इसमें ये थोड़ा हृष्ट पुष्ट दिखा रहा है, ये इसके पत्ते भी कुछ चौड़े हैं, पत्तों की संख्या भी इसमें ज़्यादा है इस पौधे के बनिस्पत, और लंबाई भी लग रहा है इसकी, थोड़ी लंबाई कुछ ज़्यादा ही है इस पौधे से। ऐसा इसलिए है कि इस बर्तन में ये जो पौधा लगाया गया है ये खाद वाली मिट्टी है। अच्छा, इसका रंग भी कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, इसीलिए। और ये जो मिट्टी है इसमें खाद मिलाया हुआ नहीं है। जब खाद मिला देते हैं मिट्टी में तो उसकी उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है और उसमें जो भी उसके पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है तो वह पौष्टिक तत्व भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस मिट्टी में लगे हुए पौधे जो हैं वो हृष्ट पुष्ट और बड़े हैं, उनके पत्ते स्वस्थ हैं, और जबकि केवल मिट्टी में लगा हुआ जो पौधा है उसकी वृद्धि भी कम है, वो थोड़ा सा अनहेल्दी या अपुष्ट या अस्वस्थ भी पौधे वो दिख रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण जो 3 प्रकार के होते हैं: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। इसके अलावा उसके पोषक तत्वों के अनुसार जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल, प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल और वसा प्रदान करने वाले फसल, ये 3 मुख्य फसलें होती हैं। इसके अलावा जो चारा के लिए फसल होते हैं वो चारा फसलें कहलाती हैं, और रेशे उत्पादन के लिए हम लोग जो फसल लगाते हैं वो रेशेदार फसल कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक पद्धतियाँ और उसके अंतर्गत कृषि पद्धतियों का विस्तार से हम लोगों ने जाना, जैसे मिट्टी की तैयारी, बुआई, कटाई, भंडारण, इन सभी चीज़ों को भी हमने आज सीखा। इसके साथ साथ बीजों के चयन की प्रक्रिया के बारे में हमने जाना और उसका एक क्रियाकलाप भी देखा। यह भी हम लोगों ने सीखा कि खाद वाले मिट्टी में पौधे अच्छे ढंग से, स्वस्थ ढंग से बढ़ते हैं, जबकि केवल मिट्टी में पौधे तुलनात्मक ढंग से स्वस्थ नहीं होते हैं। तो बच्चों, आज इतना ही, फिर अगले भाग में
मिलते हैं। जोहार, नमस्कार। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728585 पर संपर्क कर सकते हैं।